हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके चैनल नीलम गॉसिप में। आज का एपिसोड शुरू होता है उत्साह और भव्यता की चरम पर। घर में महामंगल पूजा का शानदार और विस्तृत सेटअप है। चारों ओर रोशनी, फूलों की सजावट और मंत्रों की हल्की गूंज माहौल को धार्मिक बना रही है। अतिथि के सभी शहरी दोस्त इस जश्न में शरीक होने आए हुए हैं, जिससे घर का माहौल और भी चकाचौंध भरा लग रहा है। बाहर से सब कुछ एकदम खुशनुमा और परफेक्ट दिखता है, लेकिन जो दर्शक है, हम और आप, जानते हैं कि इस शांत सतह के नीचे भावनाओं और ड्रामे का एक भयानक भंवर तैयार हो रहा है। निरुद्ध की मेजबानी और अर्शी का शातिर दोहरापन। सबसे पहले नजर आते हैं अनिरुद्ध। बेचारे अनिरुद्ध, वो एक सच्चे मेजबान की तरह हर मेहमान का व्यक्तिगत रूप से स्वागत करने में लगे हैं। वो सबको बैठने के लिए कह रहे हैं, उनकी खातिरदारी कर रहे हैं। अनिरुद्ध के दिल में हमेशा यही भावना रहती है कि वो किसी को नाराज न करें और सबको खुश रखें। उनकी ये कोशिशें उनकी नेकदिल इंसान होने की पहचान है। लेकिन आज उनकी ये सारी कोशिशें एक बड़े घमासान के सामने व्यर्थ साबित होने वाली हैं, और इस बात से वो पूरी तरह से अनभिज्ञ हैं। और फिर आती हैं बड़ों माँ, घर की सबसे सरल और मासूम सदस्या। उनकी सोच हमेशा रिश्तों को मजबूत करने और सबका भला चाहने की रही है। वो अर्शी से बड़े प्यार से कहती हैं कि वो ऋषि और अदिति की खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए पूजा करके आएंगी। बड़ों माँ की ये बात सुनकर सच में दिल को सुकून मिलता है। लेकिन फिर अर्शी अपना असली रंग दिखाती है। वो बड़ों माँ के सामने ही अपनी रूढ़िवादी विचारों का मजाक उड़ाने लगती है। हालांकि वो तुरंत संभलती है और एक शातिर चाल चलती है। वो बड़ों माँ को झनक यानी मोहन को सिंदूर लगाने के लिए कहने की सलाह देती है। वो कहती है कि मांग भरकर सिंदूर पहनना पति की लंबी उम्र और मंगल के लिए शुभ होता है। अर्शी कहती है कि उसका खुद इन सब बातों पर कोई विश्वास नहीं है, इसलिए वो सीधे झनक से बात करने के बजाय बड़ों माँ से ही ये बात कहलवाना चाहती है। ये दिखाता है कि अर्शी पुरानी रूढ़ियों को मानती नहीं, पर उनका इस्तेमाल दूसरों को नियंत्रित करने और झनक को नीचा दिखाने के लिए कर रही है। ये उसका खुला दोहरापन था। इसके बाद वो अदिति के दोस्तों से मिलने के बहाने ये कहकर निकल जाती है कि वो इन सब फॉर्मेलिटीज में नहीं पड़ना चाहती। झनक का घोर अपमान, मेड का ठप्पा। अगला दृश्य घोर अपमान का था, जिसने सच में दर्शकों का खून खौला दिया। अंजू रानी के साथ अर्शी अदिति के दोस्तों से मिलती है। दोस्तों की बातचीत में झनक का जिक्र आता है। वे पूछते हैं, ये लड़की कौन है जो घर में दिख रही है? अर्शी मौका नहीं चूकती। उसका जवाब अहंकार और बेरहमी से भरा होता है। वो कहती है, ओ ये तो घर के काम के लिए हमने रखा है, बड़ों माँ और जेठू जी की देखभाल के लिए। अदिति के जाने के बाद घर में थोड़ा सूनापन था, तो सोचा कि 2-4 काम भी कर लेगी, थोड़े पैसे भी कमा लेगी और इसे रहने की जगह भी मिल जाएगी। इसलिए हम इसे घर में एज अ मेड लेकर आए हैं। ये सुनकर दिल पर गहरी चोट लगती है। झनक, जिसने बिना किसी स्वार्थ के अनिरुद्ध की जान बचाई, जिसने उस परिवार के लिए इतना कुछ सहा, आज उसे खुलेआम मेड बताया जा रहा है, वो भी अदिति के शहरी दोस्तों के सामने। दोस्तों को भी हैरानी होती है कि किसी को अपने घर में नौकरानी बनाकर क्यों रखा गया है। अर्शित तुरंत इस बात का भी ठीकरा ऋषि पर फोड़ती है, ये कहकर कि ऋषि बहुत दयालु है और वो खुद इसे जगह देना चाहता था, पर उसकी, अर्शी की सलाह पर उसने ऐसा किया। इस तरह ऋषि की दरियादिली का इस्तेमाल झनक के अपमान को छिपाने के लिए किया जाता है। अनिरुद्ध की भावनात्मक कश्मकश। इस अपमानजनक माहौल के बीच अनिरुद्ध फूलों के पास से गुजरते हैं। फूलों को देखकर अचानक उन्हें अपनी दिवंगत पत्नी झनक की याद आ जाती है। वो रुकते हैं और भावुक होकर सोचते हैं कि जब भी वो इस लड़की यानी झनक को देखते हैं तो उन्हें अपनी पत्नी की झलक क्यों दिखाई देती है। अनिरुद्ध की ये अनजानी भावना इस बात का संकेत है कि खून का रिश्ता अपनी पहचान करा ही देता है। ये पल बहुत प्यारा और मार्मिक था, क्योंकि वो अपनी पत्नी की बेटी को अनजाने में ही सही बेटी जैसा प्यार दे रहे थे। हालांकि अनिरुद्ध तुरंत इस भावना को झटक देते हैं और बड़ों माँ के पास चले जाते हैं, जो अभी भी ऋषि और अदिति का इंतजार कर रही हैं। बड़ों माँ का यह निष्कपट प्यार ही इस घर को अभी तक बिखरने से बचाए हुए है। अर्शी का अहंकार और झनक की जुबान का अपमान। इसके बाद अर्शी का दिखावा फिर से शुरू होता है। वो दोस्तों को बताती है कि उसने शहर के सबसे बेहतरीन 10 स्टार रेस्टोरेंट से नाश्ते और डिनर का इंतजाम किया है और सबसे खाकर जाने की जिद करती है। ये सब बस अपना स्टेटस सिंबल दिखाने के लिए था।
फिर सबसे बड़ा अपमानजनक दृश्य सामने आता है। अर्शी झनक को आवाज़ देती है। झनक, जो अपनी मासूमियत में है, आकर कहती है, जी अदिति दीदी की अम्मा। अदिति के दोस्तों को हंसी आ जाती है। अर्शी को गुस्सा आता है, लेकिन वो उस गुस्से को अहंकार में बदल देती है और कहती है कि झनक उन्हें अम्मा बाबा बुलाती है। जब दोस्त कहते हैं कि वो आंटी या मैम भी तो बोल सकती है, तो अर्शी हर सीमा पार कर देती है। वो झनक की जुबान और हैसियत का मजाक उड़ाते हुए कहती है, इसके मुंह से आंटी नहीं निकल पाएगा, मैम बोलेगी तो इसकी जुबान गिर जाएगी, इसे पता भी नहीं होगा कि मैम कैसे बोलते हैं। बाकी सर्वेंट्स तो सर मैम कहते हैं, पर इसका स्तर ही अलग है। बड़ी माँ बीच में आकर कहती हैं कि वो उसे काकी माँ बुला सकती है, पर अर्शी अकड़ में कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं इसके साथ कोई रिश्ता नहीं बनाना चाहती। काकी माँ माय फुट, मैं किस एंगल से इसकी काकी माँ लगती हूँ? इस खुलेआम अपमान से झनक की आंखें भर आती हैं और वो रोते हुए वहां से भाग जाती है। ये देखकर झनक की मासूमियत पर दया आती है और अर्शी के घमंड पर गुस्सा। ऋषि अदिति की वापसी और ऋषि का भावनात्मक समर्थन। तभी ऋषि और अदिति की एंट्री होती है। सब उनका जोरदार स्वागत करते हैं। बड़ों माँ खुश होती हैं कि अदिति सिंदूर लगाकर आई है। ऋषि अपने चुलबुले स्वभाव से सबका मूड हल्का करता है। वो बड़ों माँ से छेड़खानी करता है। अदिति बताती है कि ऋषि झनक की पढ़ाई के लिए किताबें भी लाया है। ये बात बताती है कि ऋषि भले ही झनक को मेड मानता हो, पर वो उसके भविष्य के प्रति संवेदनशील है। अर्शी फिर भी झनक को नीचा दिखाती है, कहती है कि उसे तो पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं थे। ऋषि इससे दुखी होता है। ऋषि बताता है कि झनक गांव से आई है और अपने बचाव के लिए हंसियां रखती थी, जो कि गांव की औरतों के लिए सुरक्षा का प्रतीक होता है। अर्शी ने वो हंसियां बड़ों माँ के कमरे के पास रखवा दिया है, ये सोचकर कि झनक अब उसकी जिम्मेदारी है और उसे सुरक्षित रखना उसकी मजबूरी है। कहानी का चरम, सिंदूर का बलिदान और प्रेम का प्रमाण। अब आता है एपिसोड का सबसे बड़ा भावनात्मक और निर्णायक मोड़। दूसरी तरफ झनक अपने कमरे में सिंदूर की डिबिया लिए खड़ी है। उसकी आंखों में असहनीय दर्द और आंसू हैं। वो आईने में खुद को देखकर रोती है और मन ही मन अनिरुद्ध से बात करती है। वो कहती है, शैली बाबू, हमारा तलाक हो गया है, हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा, पर मैं जानती हूँ मैं अब किसी और से शादी नहीं करूँगी। मैं आपकी हूँ, आपके शुभ मंगल के लिए मैं ये सिंदूर लगा रही हूँ। मैं आपके मंगल के लिए कुछ भी करूँगी। ये कहते हुए झनक रोते हुए अपनी मांग में सिंदूर लगा लेती है। ये केवल सिंदूर नहीं था, ये टूट चुके रिश्ते के प्रति उसका निस्वार्थ प्रेम, बलिदान और अटूट विश्वास था। सिंदूर का हंगामा और अदिति का क्रोध। तभी अर्शी बुक्स लेने आती है और झनक को सिंदूर लगाते हुए रंगे हाथों देख लेती है। डर के मारे झनक से सिंदूर की डिबिया गिर जाती है। अर्शी गुस्से से आग बबूला होकर अदिति को बुलाती है। अदिति आती है और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर होता है। वो चिल्लाकर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ये सिंदूर क्यों लगाया तुमने? झनक डर कर रोने लगती है और माफ़ी मांगती है, लेकिन अदिति नहीं मानती। वो झनक को हाथ से पकड़कर जबरदस्ती घसीटते हुए भरे हॉल में सभी मेहमानों के सामने लेकर आती है। ये घोर अपमान था। अदिति सबको झनक का हाथ दिखाती है और कहती है, देखिए, इसने सिंदूर लगाया है, पूछिए इससे। अर्शी भी आग लगाती है। ऋषि के पापा पूछते हैं, जब तुम ऑफिशियली अलग हो गए तो ये सब करने की तुम्हें किसने इजाजत दी? झनक ने इस बार पूरी हिम्मत जुटाई और पलटवार किया। वो कहती है, आप चुप रहें तो बेहतर। मुझे पता है और आपको भी पता है कि वो तलाक के कागजों पर आपने मुझसे जबरदस्ती दस्तखत करवाए थे। झनक का ये करारा जवाब सुनकर अनिरुद्ध और ऋषि के पापा शांत हो जाते हैं। ऋषि का निर्णायक स्टैंड, तुम यहाँ नहीं रहोगी। अदिति का गुस्सा और बढ़ जाता है, लेकिन ऋषि अब झनक के पक्ष में मजबूती से खड़ा होता है। वो झनक से कहता है, झनक, तुम और कितना अपमान सहोगी? मैंने पहले ही कहा था यहाँ मत रुको। अब ये फैसला है कि तुम यहाँ नहीं रहोगी। सिंदूर की वजह से, मेड की वजह से, हर चीज़ की वजह से तुम्हारी बेइज्जती हो रही है। अदिति ऋषि पर भड़कती है, तुम्हें इतना क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? ये मेड है, तुम्हारे घर में भी मेड थी। ऋषि का जवाब शानदार होता है, हमारे घर में कोई मेड सिस्टम नहीं है अदिति, सब बराबर काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई नौकर चाकर सिस्टम नहीं है। तुम्हारे यहाँ होगा। मैं किसी का भी अपमान होते नहीं देख सकता। मैंने इसकी जिम्मेदारी ली है। अनुष्का फिर भी नहीं मानती और ज़बरदस्ती झनक का सिंदूर पोंछने लगती है। अनिरुद्ध किसी तरह उसे रोकते हैं।
साइड स्टोरी। इसी बीच जेठू जी पुतुल का फोन ना लगने से बेचैन होकर खुद टैक्सी लेकर उससे मिलने जाने का फैसला करते हैं। इंदु और तनुजा उन्हें रोकती हैं क्योंकि वे नहीं चाहते कि आज के शुभ दिन पर कोई बखेड़ा हो। जेठू जी दर्द में कहते हैं कि पुतुल उनकी बेटी है क्योंकि उसने उन्हें खून दिया है। परिवार के सदस्य उन्हें धमकी देकर रोकते हैं और जेठू जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। कहानी का अंतिम मोड़। अंत में झनक रोते हुए माफ़ी मांगती है और कहती है कि वो कोई गलती नहीं करेगी। ऋषि उसे अपने साथ ले जाने के लिए जोर देता है। अदिति धमकी देती है कि अगर ऋषि झनक को लेकर गया तो वो अपने मायके चली जाएगी। झनक अपना अंतिम और साहसिक फैसला लेती है। वो कहती है, नहीं, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहीं पर रहूँगी और मैं भी अच्छे से रहूँगी। मेरी वजह से आपको जो ठेस पहुँची उसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। आज के बाद मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी। और यहीं पर एपिसोड समाप्त हो जाता है, जहां झनक ने अपमान और अत्याचारों के बीच भी उस घर में डटे रहने का फैसला किया।